हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी अरबिक इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल रिसर्च। आज हमारी इस वन लाइनर लीगल सीरीज़ में हम जानेंगे काफ़ी सारे लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि प्री में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या एडीए का, ये एमपी ईडीपी होगा या फिर कोई और जूनियर लीगल ऑफिसर या और कोई भी लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम होता है। ये बिना टाइम वेस्ट किए इसे पढ़ते हैं और इसको आप चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या इसके नोट्स बना लीजिए और ये आपके बहुत काम आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच अमेंडमेंट वाज द सिंधी लैंग्वेज एडेड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज 21st अमेंडमेंट 1967। तो पहला क्वेश्चन है कि किस अमेंडमेंट के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था? तो वो है 21वां अमेंडमेंट एक्ट 1967। आई होप जो भी मैं पढ़ाता रहूँगा आपको समझ में भी आता रहेगा। तो ये है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि विच केस इज़ रिलेटेड टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जैसा कि आपको पता होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे होते हैं उनकी अब लाइव प्रोसीडिंग देख सकते हैं। तो ये लाइव प्रोसीडिंग से रिलेटेड केस कौन सा है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया? तो वो केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस। थर्ड क्वेश्चन इज, इन विच केस was the concept of curative petition first evolved by the Supreme Court of India? The answer is Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra, and answer is and 2002. Sorry, and another 2002. तो किस केस में क्यूरेटिव पेटिशन का कॉन्सेप्ट लाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो वो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर 2002 का केस है। इसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। काफ़ी सारी पेटिशन है, रेट पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन और रिव्यू पेटिशन। तो इसका मीनिंग अगर आपको जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। और क्योंकि लीगल सीरीज़ है और वन लाइनर है तो मैं इसमें फास्ट मोड में कराता जाऊंगा। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द पर्सन ऑल्सो? कौन सी रिट है जो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इशू की जा सकती है? क्योंकि बाकी सारी रिट्स जो हैं वो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ इशू नहीं होती। तो उनमें से है बस एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। जी हाँ, ये हेबियस कॉर्पस का कॉन्सेप्ट हम आर्टिकल 22632 आर्टिकल में भी देखते हैं और 97 CRPC सेक्शन मिनी हेबियस कॉर्पस वहाँ भी दिया हुआ है। तो ये है मिनी हेबियस कॉर्पस 97 CRPC में भी और 32 आर्टिकल में भी और 226 सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, हाई कोर्ट की जो पावर है, और 97 में जो कोर्ट के पास पावर है हेबियस कॉर्पस इशू करने की, जिसके द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति जो लापता हो चुका है उसको ढूंढा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ कंसिडर्ड एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स यानी कि जिसमें पैसे होते हैं। उसी तरीके से इंडिया का पब्लिक पर्स क्या है? जो इंडिया का फंड है। तो इंडिया के इस फंड का कस्टोडियन, देखभाल करने वाला कौन होता है? कैग, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। गॉट इट? उसी तरीके से अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, द नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर चाइल्ड इज फादर एंड आफ्टर हिम मदर। ये क्वेश्चन हिंदू मैरिज, हिंदू लॉ से रिलेटेड जब कभी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट में नेचुरल गार्जियन जो होता है माइनर चाइल्ड का वो कौन हो सकता है? तो पहले तो ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी फादर को दी गई है। फादर ही जो होगा वो नेचुरल गार्जियन होगा। अगर फादर नहीं है या फिर फादर कहीं बाहर जा चुका है तो उसके अलावा फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के पास आ जाती है। तो आंसर है फादर एंड आफ्टर फादर इट्स हिज मदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हैज़ टू बी
हाई कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज? सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में से कई बार आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के जब भी क्वेश्चन आता है पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट के जज को कितने साल तक हाई कोर्ट का जज रहना पड़ेगा? तो आंसर है 5 साल तक। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि 7 शेड्यूल दी हुई है। 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बताई गई हैं। एक तो है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, इसलिए इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि सीआरपीसी कौन सा सब्जेक्ट मैटर है, कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, आईपीसी या कोई और लॉ कौन से सब्जेक्ट कौन से लिस्ट का मैटर है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे लॉ रिलेटेड जो भी हैं सब्जेक्ट वो कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर होंगे, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वाज द फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो कौन सा ऐसा केस था पहला जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडियन केस लॉ में तो काफ़ी दूसरा था, लेकिन पहली बार जिस केस लॉ के तहत जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया वो इंग्लिश केस लॉ था। उसका नाम था मारबरी वर्सेस मेडिसन, 1803 का केस है। तो इसके तहत फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें ये देखा जाता है कि कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ या हमारे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के ख़िलाफ़ तो नहीं बना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्युलरिज्म। किसी सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया था प्रीएम्बल में किस अमेंडमेंट के तहत? तो सेक्युलरिज्म वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानना और सभी धर्मों की इज्जत करना, और 42nd अमेंडमेंट को कभी कभी हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी। तो इसका आंसर है जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट का फादर माना जाता है। और किसने कहा था हु सेड दैट सेक्शन 6 रेस गेस्टे इज़ अ वीकेस्ट ऑफ होल एविडेंस? तो ये एंट्रेंस में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये है कि किसने कहा था कि सेक्शन 6 अपने आप में एविडेंस एक्ट का एक वीकेस्ट है पूरे एविडेंस एक्ट में? तो जस्टिस विगमोर ने ऐसा कहा था। उसके बाद में कौन सा विच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इज़ डन टू टेस्ट हिज कॉम्पिटेंसी एज अ विटनेस? जैसे काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो इंसैनिटी के लिए होता है, काफ़ी सारे और भी टेस्ट होते हैं, ड्रंकनेस के लिए होते हैं, और एक टेस्ट होता है जिससे पता लगाते हैं कि कोई एक्ट अपना ऑब्सीन तो नहीं है, 292 का जो टेस्ट होता है ऑब्सैनिटी टेस्ट भी बोलते हैं जिसे। उसी तरीके से एक टेस्ट होता है जिससे हम पता लगाया जाता है कि एक चाइल्ड कॉम्पिटेंट है एक विटनेस बनने के लिए, गवाही देने के लिए। तो वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है वो होता है वॉयर डायर टेस्ट। इस टेस्ट के तहत ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे का, ये पहचानने के लिए कि वो काबिल है एक विटनेस, एक गवाह बनने के लिए, गवाही देने के लिए। तो वॉयर डायर टेस्ट इसका आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एविडेंस इज टू बी वेट नॉट काउंटेड, एक लाइन है सेक्शन 134 एविडेंस एक्ट का, इसका आंसर है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 134 में लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड, कि
टू प्रूव अ फैक्ट, कि किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए कोई विटनेसेस के नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वहाँ से इस मैगज़ीन इस लाइन का मतलब निकलता है कि ये लाइन जो है 134 से रिलेटेड है कि सबूतों को, गवाहों को गिनने की ज़रूरत नहीं गिनने की या ज़रूरत नहीं होती। देखा जाता है कि किस में वज़न ज़्यादा है, ना कि ये देखा जाता है किसके नंबर ज़्यादा है। हो सकता है काफ़ी किसी के पास 50 सबूत हों लेकिन सारे के सारे झूठे हों। हो सकता है किसी के पास एक सबूत हो लेकिन वो एक सच्चा हो, तो वो एक सच्चा एविडेंस उन 50 पे भारी पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं एविडेंस को वेट किया जाता है, उनका वज़न देखा जाता है, ना कि उनकी गिनती। इसका आंसर है 134। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू अ पार्टी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और जुडिशरी के प्री वाले एग्ज़ामों में भी, कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है एक पार्टी से। तो हमेशा इसका आंसर है कि लीडिंग क्वेश्चन कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। इस तरीके से भी आंसर बता सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि लीडिंग आंसर कब नहीं पूछा जाता, तो हमें बताना होगा कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर ये आया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन किस सेक्शन के तहत होता है। 143 के तहत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। कई बार हमने देखा होगा सीपीसी में से क्वेश्चन उठ के आता है कि जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री में क्या डिफरेंस है। तो तब हमें इन तीनों का मेंस के पर्पस से याद रखना होता है। और ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट की डेफिनेशन आ जाए तो वो प्री के पर्पस से याद रखनी होती है। और ऑर्डर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 सीपीसी में। तो वहाँ पे बताया गया है कि ऑर्डर का मतलब होता है कि एक सिविल कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन जिसमें वो फॉर्मली अपनी कोई बात एक्सप्रेस करके बताता है। और ये चीज़ अपने आप में एक डिक्री नहीं है। डिक्री 2:2 में है और जजमेंट 2:9 में है IAS। तो आइए अगले उसकी तरफ बढ़ते हुए, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमेशा पूछे जाने वाला